हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकर और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान। हम सॉल्व कर रहे हैं 500 एमसीक्यू ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और हम इन एमसीक्यू के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट भी समझते जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी उनका बेस भी क्लियर नहीं है, तो वो लोग भी इस सीरीज को देख सकते हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका सेट नंबर 2। सेट 1 में हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ कंपनीज, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, ओपीसी क्या होती है ये देखा था, एजीएम के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। तो हम उसके अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच सेक्शन डील्स विद प्रोविजंस रिगार्डिंग एजीएम इन कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अपन सारे सेक्शंस याद नहीं करेंगे और इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जो हमें जानना जरूरी है, इसलिए हम सिलेक्टेड सेक्शंस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका है सेक्शन नंबर 96। सेक्शन 96 में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करी गई हुई है। अब जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मैं सजेस्ट करूंगा यार पहली वाली वीडियो तो आप जरूर जाके देख ही लो, ठीक है। और अभी एजीएम की बात हुई इसलिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ इसमें एजीएम क्या होता है। पहली वाली वीडियो में गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने चीजें तो सारी समझा दी और उनके स्पेसिफिक नोट्स प्रोवाइड नहीं करे हुए थे। तो इस वीडियो से मैं दो चीजें सही कर रहा हूँ। एक तो क्या करेंगे अपन, नोट्स भी देते जाएंगे, मतलब कि अच्छे में डिटेल में आपको लिखा हुआ हो कि भाई हाँ ये पढ़ना है, ये याद रखना है। और इसके बाद ये जो सेट है ना, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बजाय टॉपिक वाइज डिवाइड करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ढूंढने समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो दो वीडियो ऐसे रहेंगी जिनमें थोड़े क्वेश्चन नंबर रहेंगे, अलग अलग टॉपिक रहेंगे। बाकी वरना आगे वाले जो सेट होंगे वो टॉपिक वाइज डिवाइडेड होंगे। अगर एक टॉपिक में 50 क्वेश्चन है तो वो टॉपिक के फिर 50 क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे। अब एक टॉपिक के 10 ही क्वेश्चन अच्छे हैं तो अपन 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऐसा चलेगा। तो अब देखते हैं कि एजीएम क्या होती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो मेंबर्स की मीटिंग को अपन एजीएम बोलते हैं। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अब मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स को ही अपन मेंबर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर मतलब जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, वही ओनर है। इतना ठीक है। अब उन्हीं को अपन मेंबर्स भी बोलते हैं कंपनी का। अब कंपनीज एक्ट मैं बताऊं, जब भी मेंबर मिलते हैं कंपनी के, ठीक है, उनको अपन या तो एजीएम बोलेंगे या ईजीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजीएम बोलेंगे या तो ईजीएम बोलेंगे। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते थे, है ना, एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे, तो उसमें क्या होता था, सारे पेरेंट्स वगैरह आते थे अपने बच्चों के साथ, ठीक है, पूरा फंक्शन एंजॉय करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बार पेरेंट्स आते थे। क्या होता था, पेरेंट्स मीटिंग भी होती थी, मंथली टेस्ट वगैरह की, एग्जाम्स वगैरह की पेरेंट्स मीटिंग भी होती थी। तो पेरेंट्स तो कई बार स्कूल आते हैं, पेरेंट्स फीस जमा करने भी आते हैं, पेरेंट्स अलग अलग अपने अपने काम से भी आते हैं। तो पेरेंट्स स्कूल तो रोज आ सकते हैं, या जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वो आ सकते हैं, लेकिन एनुअल फंक्शन तो साल में एक ही बार होता था। तो इसी तरीके से एजीएम होती है। कंपनीज एक्ट बोलता है आप मेंबर्स की एक मीटिंग जरूर रखिए, सबको उसमें जरूर बुलाइए और उसका नाम एजीएम रखिए, एनुअल जनरल मीटिंग। अब उसके बाद आपको बुलाना है तो बुलाइए, 50 बार बुलाना है, 100 बार बुलाना है बुलाइए, नहीं बुलाना तब भी चलेगा। मतलब कि इससे क्या समझ में आया? एजीएम कंपलसरी है, ईजीएम कंपलसरी नहीं है करवाना एक साल में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक साल में एक ईजीएम होनी चाहिए, 2 ईजीएम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रूल का क्या है, एक साल में एक एजीएम एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। एजीएम और एजीएम में भी डिफरेंस क्लियर होगा। एजीएम अपनी पेरेंट्स मीटिंग हो गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और एजीएम अपना एनुअल फंक्शन हो गया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं करवाओ तो भी चलता है, ठीक है, लेकिन एजीएम करवाना जरूरी है। और अपन इससे रिलेटेड प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ, इट्स ए मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी के मेंबर्स को बुलाया जाएगा। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। एवरी कंपनी शैल इन ईच ईयर होल्ड एजीएम एक्सेप्ट ओपीसी। उन्होंने क्या बोला, हर कंपनी को साल में एक ईजीएम तो रखनी है, किसको छोड़ के? ओपीसी को छोड़ के। अब ओपीसी क्या होती है? 1% कंपनी। मैंने बताया ओपीसी अपन पिछली वाली वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं।
ओपीसी मतलब 1% कंपनी जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर एक ही होता है, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर एक ही होता है। अब सारे मेंबर्स को बुलाना था एजीएम कराने के लिए। अब इसमें तो एक ही मेंबर है, मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकता है। अब एक मेंबर अपने आप से खुद से क्या बात करे, इसको बुलाने का कोई फायदा है, कोई सार है? इसलिए उसे एक्सेप्शन में डाला हुआ है कि भाई ओपीसी अगर एजीएम नहीं कराती है तो भी चलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब वो बोलते हैं व्हेन शुड बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ा बात समझिए। साल में एक बार करवानी है, ठीक है। अब साल में कौन से साल में, फाइनेंशियल ईयर देखेंगे आप। फाइनेंशियल ईयर में कब करवानी है, फाइनेंशियल ईयर जब आपका खत्म होता है उससे 6 महीने के अंदर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है आपका, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च से 6 महीने के अंदर यानी कि 30 सितंबर तक अपन को एक एजीएम करानी है। मैं आपको एग्जांपल दूं, साल मेरा खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब मेरे को इसकी एजीएम कब करानी पड़ेगी, सिंपली 6 महीने के बाद करवानी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर करवानी है अपन को। तो अपन ने अगस्त को करवाई, 1 अगस्त को करवा दी, तो चलेगा क्या? आप बोलोगे अभी तो सर आपने नहीं बताया, बिल्कुल चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, एक्चुअली अपन को 2 कंडीशन देखनी है। वो 2 कंडीशन क्या है, एक तो 6 महीने के अंदर होनी चाहिए और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब 2 एजीएम के 15 महीने से ज्यादा का गैप कैसा नहीं होना चाहिए? अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया, मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, हम 6 महीने के अंदर करा सकते थे। हमने सोचा हम कराए अपनी एजीएम 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई सॉरी 1 अगस्त को करवाते हैं सपोज। तो अपन देखे एक लिमिट देखी कि 6 महीने के अंदर तो है, मार्च से 6 महीने के अंदर तो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या देखनी थी, पिछली मीटिंग से 15 महीने के अंदर होनी चाहिए। अब देखा पिछली मीटिंग तो अपन ने पिछले साल अप्रैल में करा ली थी, पिछले साल अप्रैल में करवा ली थी। अब पिछले अप्रैल से इस साल के अगस्त तक कितने महीने हो जाएंगे, 15-16 महीने हो गए, ठीक है। 16 महीने से भी ज्यादा कितना हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपन को पिछले वाली मीटिंग के भी 15 महीने देखने पड़ेंगे। पिछली वाली मीटिंग अपन ने अप्रैल में करवाई थी, तो 1 अप्रैल से अगला अप्रैल यानी कि कितने जाएंगे, 13 महीने हो जाएंगे। 14, 15, मई, जून, तो जून तक अपन को करानी है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर और कितने के अंदर, 15 महीने के अंदर। अब भैया अगर आप समझदार हैं तो आपको मालूम होगा एक दो क्वेश्चन आने चाहिए। मेरी कंपनी बनी कितनी तारीख को, मान लीजिए 1 मई 2020 को बनी, इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ। अब मैं अपनी एजीएम कब कराऊं, 6 महीने तो मैं देख लूंगा। पिछले साल तो मेरे को एजीएम करानी नहीं थी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म करने पे अपन को करानी है ना, ठीक है। अभी तो पहला फाइनेंशियल खत्म होगा उसके बाद करूंगा, तो मैं कब कराऊं, 6 महीने के अंदर कराऊं, मुझे 15 महीने की कंडीशन देखनी नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला अब वो 15 महीने की कंडीशन नहीं देखनी, अभी तो भाई स्टार्ट ही हो रही कंपनी। और ये 6 महीने इसमें को भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया। उन्होंने बोला जब कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अपने फर्स्ट एजीएम करवा रही होती है तो उसको हम 6 महीने के बजाय 9 महीने देते हैं। अब 31 मार्च से 9 महीने कब होते हैं, 31 मार्च से 9 महीने दिसंबर, 31 दिसंबर तक होते हैं। तो मतलब अगर आपकी कंपनी नई बनी है तो उसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उससे 9 महीने के अंदर करानी है, ठीक है। और उसके अगले साल से आपको 2 रूल देखना पड़े करेंगे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर और पिछली वाली एजीएम से 15 महीने के अंदर। इतना क्लियर है, बड़े डिटेल में अपन डिस्कस कर लिया इस बात को। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरी कंपनी बनी 1 फरवरी 2020 को, अब इसकी एजीएम मुझे कब करानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, मैंने कंपनी बनाई 1 फरवरी 2020 को, तो अब मेरे को इसकी एजीएम कब करानी है। अब अपन ने जो पढ़ा, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए, पहले भी नहीं बनी हुई है तो पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे 9 महीने के अंदर करानी है। तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, 1 फरवरी 2020 की बनी है, तो आप बोलोगे कि 31 मार्च 2020 को तो खत्म हो जाएगा, है ना।
2 महीने का ही फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन है तो सही। अब उससे 9 महीने के अंदर यानी कि दिसंबर 2020 तक मुझे मेरी एजीएम करा लेनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर आप यही दोगे? तो मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है। क्या होता है, अगर कोई कंपनी जनवरी से मार्च तक के बीच में बनी होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर उसी ईयर खत्म नहीं होता कंपनीज एक्ट में, उसका फाइनेंशियल ईयर उसके भी अगले वाले मार्च में खत्म होता है। कैसे? 1 फरवरी को बनी हुई है, 2020 में बनी हुई है, तो इसका फाइनेंशियल का खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो मतलब इसका पूरा फाइनेंशियल ईयर टोटल 15 महीने का हो जाएगा। ठीक, ये आपको बहुत नई चीज पता पड़ रही होगी। अगर आपको चेक करना है कहाँ से पढ़ा दिया ये नया नया सन्ना से, तो किसी ने बताया नहीं। फाइनेंशियल ईयर 15 महीने का भी हो सकता है। तो मैं बता दूं, ये सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, इतना तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यही बात दिसंबर की हो रही थी, दिसंबर में कंपनी बनी होती है, तो उसका उसी साल 4 महीने के अंदर उसका फाइनेंशियल खत्म हो जाता है और फिर अपन ये लिमिट देखने लगते हैं। लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में है तो उसकी लिमिट अपन ये वाली नहीं देखेंगे, उसका फाइनेंशियल ईयर अगली वाली मार्च में खत्म होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यही लिखा हुआ है इसमें, within a period of 6 months होना चाहिए from the date of closing of financial year। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है in the case of the first AGM it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first financial year। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर खत्म करवानी है बंदो, ये पता है आपको। It shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of incorporation। अब सही बात है, उस साल जिस साल हो रही है बन रही है कंपनी, उस साल अपन को एजीएम नहीं कराना। ठीक है, खत्म होने पे कराना है। अब मैक्सिमम गैप कितना हो सकता था अपन ने देख लिया, नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल elapse between the date of the one AGM of the company and that of the next। अब आपको ये लग रहा होगा नोट्स में मैंने टिपिकल लैंग्वेज यूज करी हुई है, मैंने जानबूझ के टिपिकल लैंग्वेज यूज करी हुई है। क्यों भैया? क्योंकि मैं ये खुद यहाँ पे समझा रहा हूँ उनका मतलब क्या है। अब इससे थोड़ी आप लॉ की लैंग्वेज खुद से पढ़ना सीखें, ये एकदम मैंने एक्ट से उठाई हुई चीज है। आप लॉ की लैंग्वेज थोड़ा खुद समझेंगे, इंटरप्रेट करना सीखेंगे तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। वरना नहीं तो हर बार हर चीज के लिए एक नया वीडियो खोल कर रखना पड़ेगा आपको। देखना तो है, सारे वीडियो देखने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक खुद से भी चीज आनी चाहिए। वेयर इट शुड बी है, कहाँ पे होनी चाहिए। एवरी AGM shall be called during business hours, that is between 9 AM and 6 PM on any day that is not a national holiday, and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated। अब एक पॉइंट इसमें और है, provided the AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance। आप समझिए स्टेप बाय स्टेप, 2 पॉइंट है, रीजन थोड़ा है, 2 पॉइंट इसलिए थोड़ा अपन एक एक करके समझें। पहला पॉइंट है, एजीएम करानी किसी भी दिन करा सकते हो, संडे से लेकर सैटरडे तक किसी भी दिन करा सकते हो आप, लेकिन उस दिन नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलिडे कैसे पता पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि भाई ये नेशनल हॉलिडे है, उनको छोड़ के आप अपने मन से नेशनल हॉलिडे नहीं मान सकते। ठीक है, पहली बात है नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी दिन हो सकती है। टाइमिंग 9 AM to 6 PM, स्टार्ट होने का टाइम 9 AM to 6 PM रहता है। अब इसके बाद अगली बात क्या बोलते हैं, कहाँ पे होना चाहिए, है ना। डे हो गया, डेट हो गया, डे हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया। अब प्लेस हो रही, जिस जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या तो वहां पे करा लो, या उसी सिटी टाउन विलेज में आप चाहे तो वो मीटिंग करा सकते हो। ठीक है, और रही बात अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं, अनलिस्टेड कंपनी की, तो क्या वो अपनी मीटिंग कहीं पे भी करा सकती है इंडिया में, बस उसके जो मेंबर्स हैं वो पहले सारी एडवांस में परमिशन देते हैं। कितने मेंबर देते हैं? ऑल द मेंबर्स। ऐसा है भले शेयर होल्डिंग कितनी कम हो, लेकिन आपको परमिशन सबकी चाहिए, ऑल द मेंबर्स इन एडवांस में चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में। तो कहीं पे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कौन करवा सकता है? अनलिस्टेड कंपनी करवा सकती है। कैसे करवा सकती है? सारे मेंबर्स की जब कंसेंट रिटन है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल चुकी हो। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब एक्सटेंशन एंड पेनल्टी। अब एक्सटेंशन क्या होता है, पेनल्टी क्या होती है? अब एक्सटेंशन होता है टाइम लिमिट का।
अभी आपको 6 महीने के अंदर करानी है, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए टाइम लिमिट है। अब प्रैक्टिकल में बताओ क्या होता है। गवर्नमेंट कभी कभार कुछ कारणों की वजह से वेबसाइट नहीं चल रही मान लो, तो डेट एक्सटेंड कर देती है। जैसे हमारे एग्जाम फॉर्म वगैरह भरने की डेट एक्सटेंड होती है, ऐसे ही ये वाली फाइल भी एक्सटेंड होती है, एजीएम कराने की डेट भी एक्सटेंड होती है। ठीक है, वो एक्सटेंशन अलग है, ये एक्सटेंशन अलग है। ये एक्सटेंशन आप खुद ले रहे हो गवर्नमेंट से अपनी अकेली कंपनी के लिए, मतलब सबके लिए 30 तारीख और आप अपने लिए कोई और तारीख चाहते हो, तो ये अब उसकी बात करेंगे। Registrar may for any special reason extend the time within which any AGM or other than first AGM shall be held by a period not exceeding 3 months। मतलब कि रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार का होता है, रजिस्ट्रार होता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब कि एक जोनल ऑफिसेस होते हैं ना, क्या होता है जोनल ऑफिस, जहां पे अपनी एप्लीकेशन लगाते हो कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए आप रजिस्ट्रार से पूछते हो, ऐसा होता है। तो जोन बटे हुए पूरे इंडिया में, है ना। अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे होगा वहां पे आपका एक आरओसी लगता है, तो कुछ एप्लीकेशन अगर आप वहां पे करते हो, जितनी करते हो, फॉर्म फाइल करते हो तो वहां पे फाइल करते हो, सारी चीजें उसे बताते हो। तो भाई अपने रजिस्टर को क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। और वो अगर कोई स्पेशल रीजन की वजह से, नहीं भाई टाइम नहीं मिला था एजीएम कराने का, तो भाई ऐसा होगा, कोई कारण बताना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ेगा, स्पेशल रीजन बताना पड़ेगा। अगर उसको और ऐसा नहीं स्पेशल रीजन बता दिया तो वो मान जाए, अगर उसकी मर्जी, अगर वो मानना चाहे तो मान सकते हैं। वो आपके टाइम पीरियड बढ़ा सकता है, कितना बढ़ा सकता है, एक बार में मैक्स टू मैक्स 3 महीने बढ़ा सकता है। किस कंडीशन में नहीं बढ़ा पाएगा, फर्स्ट एजीएम की कंडीशन। फर्स्ट एजीएम के लिए तो पहले ही 9 महीने दे दिए यार, और कितना टाइम चाहिए, ऐसी वाली बात है। द कंपनी, सेकंड पार्ट में बोलता है द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस, and in case of continuing default with a further fine which may extend to 5,000 rupees for every day during which such default continues। अब कंपनी है और उसका जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में रहेगा उस पर कितनी पेनल्टी लग सकती है, मैक्स पेनल्टी कह रहा हूँ, सॉरी, पेनल्टी और फाइन अलग अलग चीज होती है। यहाँ पे फाइन का वर्ड यूज हुआ है, मैं फाइन बता रहा हूँ। फाइन है मे एक्सटेंड टू 1 लाख, 1 लाख तक इसका फाइन एक्सटेंड हो सकता है, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होगा तो 5,000 रुपए पर डे तक भी खिंच सकती है चीज। ठीक है, पेनल्टी और फाइन में मैं डिटेल में एक बार एक वीडियो बना दूंगा, आप वो समझ लीजिए कि यहाँ पे फाइन लिखा होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा एजीएम क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एजीएम में क्वेश्चन तो सर करा ही नहीं, एजीएम में क्वेश्चन बेटा इसलिए नहीं कराए क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो है ना उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, लिमिट वाले क्वेश्चन भी सारे वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ये सब चीजें मैंने उस टाइम पे भी बता दी थी बहुत सारी, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं बताई थी वो इस वाले में कवर कर ली। क्वेश्चंस आपको करने हैं तो वो वाली वीडियो देख लीजिए आप, एजीएम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी प्रोविजन अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वीडियो में गड़बड़ रहेगी, बाकी तो अगली वाली वीडियो से क्या होगा कि टॉपिक भी उसी में रहेंगे और क्वेश्चन भी उसी में रहेंगे। अब इसमें जो अपना टॉपिक है आज, व्हाट इज कोरम। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कोरम क्या होता है। सिंपल सी भाषा में बोले तो अटेंडेंस, मेंबर्स की अटेंडेंस को कोरम बोलते हैं। अभी अपन मेंबर्स की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की भी कोरम होती है, बिल्कुल होती है अभी, लेकिन अपन मेंबर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं। मेंबर्स की मीटिंग में अटेंडेंस कितनी क्या होनी चाहिए, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल बात है कि भाई कंपनी में 10 लाख लोग, 10 लाख मेंबर्स आए तो अब क्या 2 लोग पूरी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या बताइए। बस इसी चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाया हुआ, तो अपन वो देखते हैं। पहले लिखा हुआ है व्हाट इज कोरम, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अटेंडेंस फॉर द मीटिंग, मेंबर्स की अटेंडेंस मान लेते हैं, मेंशन्ड इन सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको आपको याद करना तो कर लीजिएगा, वरना नहीं करे तो भी चले। सेक्शन 103 में कंपनीज एक्ट के ये डिस्कस्ड है। अब कोरम कितनी बताई गई पब्लिक कंपनी के केस में, अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स, मतलब अब 1000 मेंबर तक है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अब और कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं लेकिन अप टू 5000, 1000 से 5000 तक लोग हैं तो कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 15,000 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद क्या है, मोर देन अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1000 तक 5 लोग, 1000 से ज्यादा है और 5000 तक है। ठीक है, कहां तक है और क्या है
ये याद रखना। 5,000 तक है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5,000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अब एक बात मान जाता है यार, अगर एक प्राइवेट कंपनी ने मान लीजिए 6,000 लोग हो गए, तब भी 2 लोग चाहिए। बिल्कुल हाँ, 2 लोग चाहिए। अब पहली बात तो 6,000 लोग होते नहीं, मैक्सिमम मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, ये बताना चाह रहा था मैं। कैन दीज लिमिट्स बी चेंज, क्या हम इन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर एक बात बताइए, अब जब भी ये वाली बात आती है ना कंपनी साइड में हम चीज चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या चीजें लूज कर सकते हो? भाई उन्होंने देखा कि 30 मेंबर चाहिए, 5,000 से ज्यादा लोग हैं, तो अब क्या 30 को लिख के 15 कर दोगे क्या? तो फिर भाई अगर ऐसा आप कर सकते होते, ये पावर देनी होती गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बेवकूफ छोड़ना थी भाई जो पहले 30 लोगों की लिमिट रखे। ये तो भाई सबके लिए 30, आपने अपने लोग खुद के लिए 15 बना दिया, ये तो गड़बड़ चीज है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप चेंज कर सकते हो लेकिन आप सिर्फ इनको बढ़ा सकते हो, कम नहीं रख सकते। बढ़ा दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, मेंबर्स के बेनिफिट की बात हो रही है, जितने ज्यादा मेंबर लोग होंगे उतना ज्यादा सही डिसीजन होगा, उतने ज्यादा मेंबर को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये वाली बात है। तो आप बढ़ा सकते हो लेकिन सिर्फ चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ बढ़ा सकते हो, ये याद रखना। यस बट कैन ओनली बी इंक्रीज बाय मेंशनिंग इन आर्टिकल्स, कैन ओनली बी इंक्रीज, और कहां पर करना पड़ता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एमओए एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है, कंपनी का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे है, क्या कैपिटल है, कौन सब्सक्राइबर्स है, कौन नॉमिनी, ये सब चीजें उसमें आती हैं। जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो बायलॉज टाइप का होता है। बायलॉज मतलब कि जो इंटरनल काम होंगे जो कंपनी के, वो कैसे होंगे, ये सारी चीजें इसके रिलेटेड लॉज लिखे रहते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब व्हाट इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मान लीजिए 5,000 से ज्यादा लोग थे कंपनी में, 10,000 लोगों का एक मेंबर है कंपनी में, अब आए कितने लोग, सिर्फ 25 लोग। अब चाहिए कितने थे, 30 लोग चाहिए थे पर्सनली प्रेजेंट, अब आए कितने लोग, 25 लोग। अब क्या करेंगे, वो देखते हैं अब क्या करेंगे। If the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or to such other date and such other time and place as the board may determine. The meeting, if called by requisitionist, shall stand cancelled. If at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding meeting, the members present shall be the quorum. अब थोड़ा सा और पढ़ लें एक बार, फिर अपन समझते हैं। In case of an adjourned meeting or of a change of day, time or place of adjourned meeting, the company shall give not less than 3 days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper, one in English, one in vernacular, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. और change of day, time, place of the meeting. ठीक है, अब क्या बोलता है कि कोरम पहले कब आनी चाहिए, बुलाई है मीटिंग, आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जेंट, मतलब कि स्थगित कर दी जाएगी, मतलब अब आगे होगी ये मीटिंग। आगे कब होगी, उसी दिन, उसी समय, उसी प्लेस, अगले हफ्ते में। मान लीजिए मंडे को सुबह 11 बजे मीटिंग है रजिस्टर्ड ऑफिस में, अगले मंडे को सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। या फिर बोर्ड डिसाइड जो कर ले भाई कि नहीं भाई अपन को तो 2 हफ्ते बाद करानी है। ठीक है, ये वाली बात होगी, ये समझ में आया। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला, द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्वेस्ट शैल स्टैंड कैंसिल। अब क्या होता है, जो जनरली मैं बता रहा हूँ, क्या होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, मेंबर्स वैसे लोग फालतू में नहीं बुलाते हैं तो भाई अरे भाई आज समोसा कचौड़ी खाने आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कंपनी दैट कुछ चीजें बोलती है कि भाई इसमें मेंबर्स की परमिशन कंपलसरी है, और मेंबर्स की परमिशन सिर्फ आपको बुला के मिलेगी। अब बुला के मिलेगी
उसके लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब क्या होता है, पहले बोर्ड पास करता है रेजोल्यूशन, जो जनरल प्रक्रिया है वो बता रहा हूँ। पहले बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करेगा, फिर वो सारे लोगों को बुलाएगा, मेंबर्स को, भाई हमें तुम्हारी परमिशन भी चाहिए है, आप भाई आओ भाई, तो उसकी वो प्रोसेस करेंगे, उन लोग मेंबर्स को बुलाते हैं, फिर मेंबर हाँ अपनी वोटिंग वगैरह हो गई, अगर वोट सही हो गए, ऑर्डिनरी स्पेशल जो भी चाहिए था, है ना, वो हो गया, तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होता है। वो कब तक कंपनी में वो बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं, वो डिसीजन हो जाता है अपना फाइनल। अब इसके लिए क्या बुलाया था, बोर्ड ने एक नोटिस भेजा होगा लोगों को भाई कि हाँ हाँ ये, अब बोर्ड है, बोर्ड को किसने अपॉइंट किया, मेंबर्स ने खुद अपॉइंट किया, तो मेंबर्स मानते हैं भैया कि अगर बोर्ड ने कुछ बुलाया तो किसी काम से ही बुलाया होगा, ठीक है, बोर्ड ने कुछ बुलाया अगर तो काम से ही बुलाया होगा, हमने खुद ही इतना भरोसा करके रख रहे। अब क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर मेंबर्स भी चाहे तो ना मीटिंग बुला सकते हैं। अब भाई हम एक मेंबर में हूँ, भाई कंपनी में मान लीजिए 10,000 छोड़िए 1 लाख मेंबर है मान लीजिए, अब मैं थोड़ा डिसाइड कर सकता हूँ कौन इस कंपनी में मेंबर बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। अब कुछ मेंबर्स ने एक रिक्वेस्ट मीटिंग बुला ली, उन्होंने अपने लिमिट होती है उतने लोग होने चाहिए, उतने लोगों ने मिलकर मीटिंग बुला ली। अब जरूरी थोड़ा ना वो उन्होंने काम के लिए बुलाया, मैंने उन्हें ढूंढना रखा है, मेरे को भरोसा नहीं है उन पर, ठीक है, तो मैं नहीं गया उस वाली मीटिंग में। अब भाई अगर ऐसे लोग नहीं आएंगे ना, तो रिक्वेजिशन वाली मीटिंग होती है तो वो कैंसिल जाती है, वो एडजर्न नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगले वाले क्लॉज की वजह से उन्होंने बोला है जो मीटिंग एडजर्न होगी, मतलब अगले हफ्ते हो रही है, अब उसमें 25 ही लोग आए, मान लो 25 ही लोग आए, तो जितने लोग होंगे उतने को ही हम कोरम मान लेंगे भाई, तो मतलब एडजर्न मीटिंग में तो वो मतलब चीज गारंटी होने ही होने वाली, मतलब अगले महीने अगले हफ्ते तो मीटिंग होने ही होने वाली है। अब भले ही आओ नहीं आओ, भाई मीटिंग हो जाएगी तो वोटिंग हो जाएगी, कंपनी के डिसीजन ले लेंगे। अब भाई फालतू लोग ऐसे तो कितनी सारी मीटिंग बुला लेंगे, बहुत सारे लोग मिल मिलकर, तो मैं बार बार थोड़ा आता रहूँ, ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए ना रिक्वेशन वाली मीटिंग के, अगर उसमें कोरम नहीं आती, कोरम आ गई तो वैलेंट वोटिंग, भाई डिसीजन इंपोर्टेंट होगा तो सब लोग आ जाएंगे, लेकिन फालतू के लिए बुलाओगे तो नहीं आएंगे। तो अगली स्टेप क्या होती है, अगर जब कोरम नहीं आती तो मीटिंग एडजर्न होती है, मीटिंग एडजर्न होगी, सेम प्लेस सेम टाइम सेम डे ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है, रिक्वेशन वाली कैंसिल हो गई, और उसमें अगर उसमें भी कोरम नहीं आती तो जितने लोग होते हैं उतने ही कोरम बन जाते हैं। अब उन्होंने बोला 3 दिन का मिनिमम नोटिस देना है, अगर अर्जेंट मीटिंग का टाइम चेंज होता है या अर्जेंट मीटिंग के लिए भी 3 दिन का नोटिस देना है, ठीक है, कहाँ में देखना है, या तो आइदर इंडिविजुअली दे दो या एक पर्सन को भेज दो आप, ठीक है, या फिर उसको पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइज करवा दो। एक तो इंग्लिश पेपर में करवाना और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, लोकल वाली भाषा, ठीक है, कहाँ की लोकल वाली भाषा, इंडिया में तो कितनी सारी जगह लोकल लोकल भाषा चलती है, तमिल में करवा देंगे क्या, नहीं, जिस जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की जो लोकल भाषा है उस वाली भाषा में। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फोरम फॉर ए पब्लिक कंपनी इफ द कंपनी हैव 967 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में 967 मेंबर तो कितने होने चाहिए, 5,000 से ज्यादा है, चलो 5,000, 1,000 से कम है, सीधी बात है, 5 लोग होने चाहिए, आंसर है 1। पब्लिक कंपनी इफ द quorum for a public company if the company have 6,000 members, 5,000 से ज्यादा है, 30 members personally present, थर्ड वाला आंसर है। quorum for a public company if the company have 2,400 members, बीच वाली 15,000, 15 members personally present। quorum for a public company if the company have 1,000 members, अब यहाँ पे लोगों का बड़ा, जिसने अगर सुना नहीं होगा ध्यान से, कि अप टू 1,000 5 लोग, 1,000 से ज्यादा तब 15 लोग है, तो 1,000 है तो 5 मेंबर। विद इन हाउ मच टाइम कोरम शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, कितने मिनट के अंदर देना चाहिए, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे के अंदर, सेकंड वाला आंसर। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको भी ढूंढने में इतनी परेशानी ना हो, नाम और टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, और भाई चैनल नया है तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी सपोर्ट हो बढ़ेगा, तभी चैनल ग्रो हो पाएगा, और तभी मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया, टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।